महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत सभी का। और कैसे रही होली भाई? आशा करता हूँ आपने बहुत ही मज़े से और प्यार से और रंगों से और ढेर सारे पानी से होली मनाई होगी। तो चलिए भाई, अब त्योहारों का जो प्रोग्राम है वो तो ख़त्म हुआ। अब गर्मियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। अभी से अपने शरीर को, अपने घर को और अपने परिवार वालों को तैयार करिए कि आगे आने वाली गर्मी का सामना करें। वैसे बिलासपुर में तो गर्मी बहुत इस बार पड़ना शुरू हो गई है। अभी से 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है पारा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपके यहाँ का क्या हाल है, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कुछ लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि बहुत से लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई पंचक्की स्टोरी को री अपलोड करिए। तो भैया मैंने उसको काट दिया है। अब जो उसके आधे घंटे की जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो आपको चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप लोगों को दोबारा सुनना है तो उसे सुन लीजिएगा। क्यों आप लोग उसे री अपलोड कराना चाह रहे थे मुझे पता नहीं, मगर मैंने अब उसे कर दिया आपके लिए। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बाबू, मैं क्या कह रहा था, आप रिक्शा का इंतज़ार मत करिए, पैदल ही चल दीजिए। थोड़ी तकलीफ होगी मगर घाट में समय पर पहुंच जाएंगे तो नाव मिल जाएगी, वरना तो शाम होने के बाद फिर नाव मिलना मुश्किल है। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। आखिर शाम होने के बाद नाव क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, इधर के माझी जो है शाम के बाद नदी में नाव नहीं चलाते हैं। शाम के बाद नदी में नाव नहीं चलाते हैं, मगर आजकल तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, लाइट वगैरह लगाकर नाव चलाई जा सकती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? वैसे मैं इस गांव में आया था यहाँ बनने वाले हॉस्पिटल की ज़मीन का निरीक्षण करने। सरकारी महकमे में मेरा यही काम है, सरकारी किसी काम होने पर वहाँ का निरीक्षण करना। सुदूर जंगली प्रदेश में ये गांव, जिसे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। शहर से यहाँ तक आने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है। नदी में अभी तक पुल नहीं बना है, जो जल्दी ही बनने वाला है। अभी नदी में आवागमन का एक ही साधन है और वो है नाव। मैं सवेरे भी नाव से ही आया था यहाँ पर, फिर रिक्शा लेकर अपने गंतव्य तक गया, मगर वहाँ काम वगैरह करते करते शाम के 4 बज गए। जब वापस लौटा तो यहाँ रिक्शा स्टैंड पर एक भी रिक्शा नहीं था। अब आश्चर्यचकित वाली बात, घाट तक पहुंचने के लिए रिक्शा जरूरी है। मैं पूरी तरह से थक चुका था। अब मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि इतनी दूरी चलकर दूर पार कर सकूं। मगर चाय वाले ने जो कहा उसे सुनकर पता नहीं क्यों मन थोड़ा सशंकित हो गया। कुछ देर बैठे बैठे सोचता रहा, फिर कोई और चारा न देखकर पैदल ही चल पड़ा। घाट तक का रास्ता वैसे तो सुनसान सा ही था। आते समय रिक्शा में पता नहीं चला था। धीरे धीरे मैं घाट की तरफ बढ़ा जा रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका मेरे शरीर को छूकर जैसे दौड़कर निकल गया, और तब मुझे एहसास हुआ। मेरी नज़र आसमान की तरफ गई। मैं अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कब आसमान काले बादलों से ढक गया था। कुछ ही देर में बारिश होने वाली है। मैं घाट के पास तो पहुंच गया था, मगर यहाँ पर कोई भी घर इत्यादि नहीं था जहां मैं अपना सर छुपा सकता। और आसमान को देखकर लग रहा था बहुत तेज बारिश आने वाली है। ये बारिश इतनी आसानी से नहीं टलेगी। मगर उससे पहले मेरे सामने थी अगली मुसीबत, और वो थी तेज आंधी।
तेज हवा के झोंके चारों तरफ से आकर जैसे मुझ पर प्रहार कर रहे थे। मैं खुद को कहीं पर छुपाने के प्रयास में था, मगर इधर आसपास न तो कोई घर था, न तो कोई दुकान और न ही ऐसी कोई छत जिसमें मैं छुप सकता। मैं हवा के थपेड़े खाता हुआ किसी तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा था। धूल, मिट्टी, कंकड़ मेरे शरीर से टकराती जा रही थी। मेरी नज़रें बस किसी जगह को खोज रही थी। फिर कहाँ मैं अपना सर छुपाऊं? तभी अचानक सामने एक छोटी सी झोपड़ी नुमा जगह दिखी। ये शायद माझियों के बैठने की जगह थी। मैं दौड़कर वहां चला गया और किस्मत देखिए, अंदर जाकर बैठा ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और बारिश, ओहो, प्रकृति का ऐसा तांडव कभी कभी ही देखने मिलता है। करीब 3 घंटे लगातार बारिश का तांडव चलता रहा। फिर धीरे धीरे आसमान छट आया, मगर तब तक अंधेरा फैल चुका था। और जैसा उस चाय की दुकान वाले ने बताया, घाट पर एक भी नाव न थी। ओफ, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। आज का लगता है दिन ही खराब है। आज मुझे निकलना ही नहीं चाहिए था। किसी तरह से एक आध नाव मिल जाए और मैं नदी पार कर जाऊं। ट्रेन ना मिले तो चलेगा, स्टेशन में आराम से रात गुजार दूंगा, मगर इस वीराने में रात को अकेले कहाँ रहूंगा। गांव से भी इतनी दूर निकल आया हूं कि अंधेरे में वापस गांव जाना भी मुश्किल है। अभी मैं इसी पशुपेश में था कि अचानक कान में एक आवाज पड़ी, बाबू पार जाएंगे क्या? मैं चौंक पड़ा। आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो एक मुस्लिम सा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। सिर पर टोपी, एक शर्ट और लुंगी पहने। उम्र यही कोई 55-60 साल होगी। वो दोबारा बोला, बाबू पार जाएंगे क्या? अब जाना तो है, मगर यहां सुना है रात में नाव नहीं चलती। हे, क्या बात करते हैं बाबू, वो दूसरे नाविक होंगे। रहीम चाचा ऐसे नहीं है। रहीम चाचा है, खाकसार को लोग रहीम चाचा कहते हैं। वैसे मेरा नाम रहीमुद्दीन खान है। इसी गांव में जवानी बीती, अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं तो लोगों ने रहीम चाचा नाम रख दिया है। ओ उधर मेरी नाव खड़ी है। उसने एक और इशारा किया। मेरी नजर उस तरफ गई। नाव काफी अच्छी थी। बीच में यात्रियों के बैठने की जगह भी बहुत बड़ी सी थी। नाव को काफी तरह से सजाया गया था, मगर एक बात मुझे खटक रही थी। मैं तो काफी देर से यहां बैठा हूं, इधर उधर देख भी रहा हूं। बारिश बंद होने के बाद मैंने अच्छे से घाट का निरीक्षण भी किया था, मगर कोई भी नाव नहीं दिखी। फिर अचानक से ये नाव कहां से आकर लग गई? मगर अब मेरे पास इन सब बातों के सोचने का वक्त नहीं था। जल्द से जल्द मुझे नदी पार करके स्टेशन तक पहुंचना था। मैं नाव में बैठ गया। हालांकि बारिश की वजह से नदी उफान में आ गई थी। पानी लबालब हो गया था। मैंने रहीम चाचा से कहा, चाचा जरा संभाल के नाव चलाइएगा, नदी का पानी तो बहुत बढ़ गया है। अरे बेटा घबराओ मत, रहीम चाचा है तो डर नहीं। आते समय मुझे करीब 40 मिनट लगे थे। अब इन वृद्ध महाशय से ज़्यादा फुर्ती की तो उम्मीद की नहीं जा सकती थी। करीब 1 घंटे का सफ़र नाव का रहा होगा। यही सोचकर मैं नाव में बैठ गया। नाव में इकलौता मैं ही यात्री था, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर रहीम चाचा नाव की अच्छी रफ्तार ही पकड़े हुए थे। वैसे नाव में मेरे पास करने को कुछ था नहीं, क्योंकि रहीम बहुत
कम बोलने वाला व्यक्ति था, इसलिए बैठे बैठे ठंडी हवाओं के झोंके खाते खाते न जाने कब नींद के एक झोंके ने मुझे पकड़ लिया। आंखें खुली तो पता नहीं कितनी देर सोया था। आंख भी एक तेज गंध से खुली थी, इत्र की गंध। मगर मैंने तो इत्र लगाया नहीं और रहीम का इत्र भी इतना तीखा नहीं था। फिर अचानक इतनी तीखी इत्र की गंध। तभी मुझे महसूस हुआ नाव के उस छत के अंदर मैं अकेला नहीं हूं, कुछ और लोग भी मेरे साथ आ गए हैं। मगर कब? मैं जब सो रहा था तब रहीम कहीं रुका था क्या? मगर नदी का जो प्रकार है उसमें से तो 2 ही टापू आमने सामने पड़ते हैं। फिर ये लोग? अंधेरे में जब थोड़ी सी आंख सही हुई तो हल्की लालटेन की रोशनी में मुझे समझ में आया कि इस वक्त मैं एक बारात के साथ बैठा हूं। मुझसे कुछ ही दूर पर एक स्त्री बैठी हुई थी, विवाह के कपड़े पहने, मांग में ढेर सारा सिंदूर, शर्म के मारे सिर झुकाए हुए। चेहरे के भावों को देखकर लग रहा था अपनों से बिछड़ने का गम अभी तक उससे दूर नहीं हुआ है। पास ही एक नवयुवक था, विवाह के वस्त्र पहने, गोद में वरमाला को उतारकर उसने रखा हुआ था। और 2-4 लोग थे, शायद ये बाराती थे। वे सभी आपस में बात करने में व्यस्त थे। पर मेरी सोच ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि अचानक ये लोग नाव में कैसे प्रकट हुए। मगर अगले ही पल जो कुछ हुआ उसने मुझे इतना बता दिया कि कुछ तो असामान्य हो रहा है इस नाव में, क्योंकि नाव अब एक मोटर बोट की सी तेजी से बढ़ी चली जा रही थी। आश्चर्य, रहीम इतने उम्र दराज है, उनमें इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि वो एक चप्पू से चलती नाव को मोटर बोट की गति पकड़ा दे? मैं घबरा उठा और तुरंत ही नाव से बाहर निकलकर रहीम की ओर बढ़ गया। रहीम तेजी से नाव चला रहा था। तभी मेरी नजर आसपास पड़ी। नाव को जिस दिशा में जाना चाहिए था, नाव उस दिशा में न थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे नदी के बीचों बीच बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं चौंक पड़ा। रहीम, ये क्या कर रहे तुम? अभी तक तो मुझे उस पार पहुंच जाना चाहिए था। मैं क्रोध के साथ रहीम के पास गया और उसका कंधा पकड़कर झकझोरने लगा। मगर अगले ही पल मेरा हाथ उसके कंधे से अलग हो गया। ये क्या? रहीम का शरीर तो जैसे बर्फ जैसा सख्त और ठंडा था। तभी अचानक नाव गोल गोल घूमने लगी और उसके झटके से मैं लड़खड़ाकर नाव पर ही गिर पड़ा। पासी के तख्ते से मेरा सिर टकरा गया। आ आ और कानों में पड़ी रहीम की सर्द आवाज। बाबू, जब रहीम चाचा की नाव में चढ़ी गए हो तो चलो हमारे साथ हमारी दुनिया में। वहां तुम जैसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी इसी नाव से वहां पहुंचे, तुम भी चलो, आराम से रहना। मैं घबरा उठा। नाव जैसे किसी भंवर में फंसकर गोल गोल घूम रही थी। मृत्यु साक्षात मेरे सामने थी। क्या करूं?
क्या मैं किसी पिशाचों के हाथों में फंस गया हूं? क्या 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 करना चाहिए मुझे? मुझे क्या करना चाहिए? तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं स्विमिंग एक्सपर्ट हूं। नदी की पानी ज्यादा है मगर तैर कर निकला जा सकता है। कम से कम इन पिशाचों के हाथों से तो बच सकूंगा। मैंने आओ देखा न ताओ नदी में छलांग लगा दी और इसके साथ ही मेरे पीछे पीछे कुछ और लोगों के नदी में कूदने की आवाज आई। मगर मैंने उस तरफ ध्यान न दिया। मैं तेजी से तैरने लगा और तैरते तैरते किनारे आ गया। किनारे उठकर मैं थोड़ी दूरी जाकर निढाल होकर गिर पड़ा और उसी समय चांद की रोशनी में मैंने देखा नदी में मेरे पीछे पीछे 3-4 और आकृतियां भी तैर कर आ रही थी, मगर नदी के पानी से बाहर निकलने से पहले ही उनके शरीर जैसे विस्फोट के साथ हवा में विलीन हो गए। आँख खुली तो अपने आप को एक झोपड़ी में पाया। यहाँ एक खाट पर मैं पड़ा हुआ था। शरीर बेहद कमजोर महसूस हो रहा था। किसी तरह से सर उठाकर इधर उधर देखा तो मुझसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। मुझे उठता देखकर वो दोनों तुरंत ही मेरे पास आए। अरे अभी कैसा लग रहा है? ठीक हो, मगर मैं यहाँ कैसे आया? मैं नदी में मछलियां पकड़ता हूँ। सवेरे जब मछली पकड़ने गया तो वहीं कीचड़ में तुम्हें पड़ा देखा। तुम बेहोश थे मगर सांसें चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ ले आया। हाँ, मगर मैं रात को रहीम नाम के एक आदमी के नाव में था। क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम रहीम की नाव में चढ़े थे? जी। और फिर भी बच गए? हे भगवान, ये तो चमत्कार है। वैसे जाना कहाँ है तुम्हें? मुझे शहर जाना था। अच्छा बाबू, एक निवेदन करता हूँ। स्टेशन के पास एक दुर्गा मंदिर है, कहते हैं बहुत जागृत मंदिर है। आप ट्रेन में चढ़ने से पहले वहां पूजा जरूर दीजिएगा। भगवान ने आप पर बहुत कृपा की है जो आपकी जान बच गई है, वरना आज तक जो भी रहीम की नाव में चढ़ा अगले दिन नदी किनारे कीचड़ में उसकी लाश ही मिलती थी। कौन है ये रहीम और क्या है ये सब? बाबू, ये आज की कहानी नहीं, आज से 70-80 साल पहले की कहानी है। आजादी के बाद का समय था। तब तक जमींदार गए नहीं थे। गांव के जमींदार हरि माधव सिंह की बेटी राधा का विवाह पास ही के गांव के दूसरे जमींदार के यहां हुआ था। शादी के बाद बारात को गांव तक पहुंचाने का काम रहीम को दिया गया। रहीम एक बहुत ही कुशल नाविक था और बेहद ईमानदार। आज तक जितने भी काम उसे दिए गए उसने पूरा किया। कई बार तो बारात पर डाकुओं ने भी धावा बोला, मगर मजाल थी किसी की कि रहीम के रहते कोई भी बारात उसके नाव से लुट गई हो। मगर पता नहीं उस दिन किस्मत को क्या मंजूर था। भयंकर आंधी पानी में नाव फंस गई और नदी के एक भंवर में डूबकर नाव में रहीम और उसके सभी सवारियों की मौत हो गई। तब से कहते हैं रहीम की आत्मा अतृप्त है। वो अपना आखिरी काम पूरा नहीं कर पाया है, इसीलिए रात में नाव लेकर वो उसे पूरा करने को निकलता है। रात में कई माझियों ने
रहीम की नाव को देखा, तब से डर के मारे रात को यहाँ नाव नहीं चलते हैं। भूले भटके कोई अगर घाट पर आ जाए और रहीम की नाव में चढ़ जाए तो अगली सुबह उसकी लाश के अलावा कुछ भी मिलना संभव नहीं है। मैं आश्चर्यचकित था। विज्ञान के उस युग में जब हम भूत प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं करते हैं, जो मेरे साथ हुआ, क्या मैं उसे आसानी से भुला सकता हूँ?